हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे कह सकते हैं कि आप लास्ट टाइम में एकदम से समझिए क्रीम चीज आपको मिल रही है। एनसीईआरटी का ये 30 में 30 नंबर पाने वाला पूरा वीडियो है। सब कुछ आपको एनसीईआरटी से मिलेगा 30 में 30, यानी कि आपको पेडागोजी भी आपकी एनसीईआरटी से और साथ साथ में आपको फैक्ट भी, कंटेंट भी आपकी एनसीईआरटी से यहाँ पे कवर होगा। 30 में 30 शुरू से लास्ट तक आप लोग वीडियो के साथ बने हुए। 30 में 30 कवर करने वाला पूरा वीडियो है। पूरी मैराथन क्लास आपकी है एनसीईआरटी की, ईवीएस की तैयारी की। एक एक शब्द आपको एनसीईआरटी से मिलेगा, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे देखिए सब कुछ एनसीईआरटी ईवीएस की पूरी बुक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 3 से 5 तक की पूरी ईवीएस कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में आपको एनसीईआरटी का पेडागोजी भी मिलेगा। कुछ भी नहीं अगर आप लोगों ने पढ़ा, ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो 30 में 30 आप लोग 100% करेंगे। और आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे एग्जाम दे करके आने के बाद, एग्जाम से लौटने के बाद। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक एक चीज। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खूब जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम आप लोग एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और साथ साथ में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, एग्जाम से पहले आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरी तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी, पूरी कोशिश होगी। अगर आप लोग कुछ भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो पूरा हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले पेडागोजी का पोर्शन कवर करते हैं एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी की गाइडलाइन, शिक्षाविद और एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चों को किस तरीके से परिवेश से, पर्यावरण से कैसे जोड़ा जाए, किस तरीके की शिक्षा दी जाए ईवीएस की, जिससे कि बच्चा परिवेश में रह करके भी अच्छे तरीके से वो सीख सके, बिना रट्टा करवाए, बिना उसे ज्ञान को थोपे। क्या गाइडलाइन है इनकी, तो इन्हीं के अनुसार एनसीईआरटी की बुक से हम सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे पेडागोजी भी, ये सारे पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक हमें क्या सिखाती है, इसका उद्देश्य क्या है, ये किस उद्देश्य को पूरा करती है। आपके एग्जाम में सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, प्राथमिक आयु स्तर के बच्चे परिवेश को किस रूप में देखते हैं, समग्र रूप में देखते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक आयु स्तर के बच्चे परिवेश को किस रूप में देखते हैं, तो आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, समग्र रूप में देखते हैं। पाठ्य पुस्तक बच्चों के परिवेश के समग्र को प्राकृतिक और सामाजिक घटकों में प्रस्तुत करता है। किन घटकों में? प्राकृतिक और सामाजिक घटकों में प्रस्तुत करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पाठ्य पुस्तक लिखते समय मुख्य प्रश्न यह होना चाहिए, यानी कि किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किन बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, किस लेवल के बच्चे हैं, किस क्लास के बच्चे, किस आयु वर्ग के बच्चे हैं, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। क्या वे किसी बड़े शहर के, किसी बड़े विद्यालय के बच्चे हैं, उनके लिए लिख रहे हैं, या फिर ऐसी चीज जो सभी के लिए उपयुक्त हो। ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किन बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया, आप क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको समझ आएगा। पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को 6 थीमों में बांटा गया। और एक तरीके से यहाँ पे आप जितने पॉइंट आप देखेंगे पूरे 6 थीम, पहले 6 थीम देख लेते हैं। परिवार व मित्र पहला, दूसरा हो गया भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, छठा हम चीजें कैसे बनाते हैं। और यही पूरा 6 थीम जो है आपका ईवीएस का सिलेबस है। आपके ईवीएस के सिलेबस में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य रूप से। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक के जो पाठ्यक्रम है उनके थीम हैं, उनका थीम नहीं है पूछा गया। तो परिवार व मित्र दे दिया गया, भोजन, पानी ये दे दिया गया, और चौथा ऑप्शन था आपका पेड़ पौधे, तो वो पेड़ पौधे वाला ऑप्शन नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे पॉइंट ही है, पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को बाल केंद्रित रखा गया है ताकि बच्चों को स्वयं खोजकर पता लगाने का अवसर मिले। बच्चे खोज करके सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सीख पाएंगे और स्थायी रहेगा। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं।
अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे आते हैं। पाठ्य पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि रटने की प्रवृत्ति कम हो। रट करके बच्चों को ज्ञान नहीं सिखाया जाता है, थोपना नहीं है। बच्चे करके सीखें, क्रियाकलाप पर आधारित हो। नेक्स्ट है, बच्चों को मौका इसलिए दिया जाना चाहिए कि जिससे वे अपने विचार प्रकट करें और उत्सुकता को बढ़ा सकें। अपने विचार प्रकट करेंगे तो ये समझ आता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। उत्सुकता को बढ़ाना है यानी कि कुछ भी सीखने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ना है। उत्सुकता जितनी बढ़ेगी बच्चे उतने अच्छे तरीके से वो सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पारित हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह उद्देश्य था कि वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक चला जाए, उसे काफी दूर तक ले जाया जाए। जो बाल केंद्रित व्यवस्था है उसे आगे बढ़ा सके। राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़े जाने का फैसला किया गया। बच्चे का जो स्कूली जीवन है वो पर्यावरण से, बाहरी परिवेश से जुड़ा हो, उसी से वो परिवेश में, बाहरी परिवेश में ही रह करके बच्चे सीखें। ये एनसीएफ 2005 चाहता है। नेक्स्ट, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी एनसीईआरटी की बुक से एक एक शब्द है, एक भी शब्द आपको इधर उधर नहीं मिलेगा। शब्द कहने का मतलब 100% आपको एनसीईआरटी का मैटर दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग भी कंजूसी नहीं करेंगे। पाठ्य पुस्तक को एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति परीक्षा है। परीक्षा ना होती तो इस तरीके से आप लोग पाठ्य पुस्तक को तैयार नहीं करते। दैनिक समय में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके, यानी कि आप टाइम टेबल के अनुसार कार्य कर सकें। थोड़ा ही लचीलापन जरूरी है, ज़्यादा नहीं, यानी कि आपको टाइम टेबल के अनुसार सब कुछ कंप्लीट करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में औपचारिक भाषा नहीं बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। बच्चों की बोलचाल की भाषा इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो उनकी अर्जित भाषा होती है। पैदा होने के बाद ही अपने माहौल में, अपने परिवेश में इसी भाषा को सीखते हैं। उनकी नेचुरल चीज़ है। अगर नेचुरल चीज़ में उनकी बोलचाल की भाषा में शिक्षा दी जाए, पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए तो बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला पॉइंट आप सभी का, ज्ञान सृजन के लिए बच्चों को सक्रिय होना जरूरी है। एक्टिव रहेंगे तभी वो कुछ भी ग्रहण कर पाएंगे। पर्यावरण की पढ़ाई को कक्षा की चार दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है। चार दीवारी से बाहर यानी कि क्लासरूम से बाहर, आपके परिवेश से जोड़ा गया है। पर्यावरण में रह करके पर्यावरण की शिक्षा ली जाए, यह पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है, एनसीईआरटी की गाइडलाइन भी है, शिक्षाविदों का भी मानना है। और आपका पेडागोजी का क्वेश्चन भी यहीं से आता है। पाठ्य पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए। आप जितने भी चैप्टर अभी आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश में इन्हें क्या कहते हैं, अम्मा को क्या कहते हैं, मामा को क्या कहते हैं, वहाँ का खाना क्या है, वहाँ केरल का क्या है, केरल की नाव को क्या कहते हैं, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में खाना कैसे बनाया जाता है, नारियल के तेल में, सरसों के तेल में। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें उस स्थानीय ज्ञान से विद्यालय के ज्ञान को जोड़ा जाए। स्थानीय वही सारे चैप्टर भी आपके हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तभी बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाता है। पुस्तक में विविध प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे। क्रियाकलाप ऐसे हैं जिन्हें बच्चे खुद से करेंगे। खुद से करने का मतलब खुद से जब करेंगे तो अच्छे तरीके से वो सीख पाएंगे और वो ज्ञान आपका बच्चों का क्या होगा, स्थायी होगा। जैसे यहाँ पे अवलोकन है, देखना, खोज करना, वर्गीकरण करना, खुद से बच्चे वर्गीकृत करते हैं, प्रयोग करते हैं, चित्र बनाते हैं, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि। ये सारे क्रियाकलाप जिस भी ऑप्शन में आपके रहेंगे वही ऑप्शन आपको चूज करना है। नेक्स्ट है, बच्चों में सृजनात्मक विकास से आशय यह है कि रचना करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास हो। सृजनात्मक विकास का मतलब है बच्चे रचना करें, रचना करने का उनमें कौशल विकसित हो, सौंदर्य बोध का विकास हो। ये चीज़ें सृजनात्मक विकास में शामिल की गई हैं।
बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए इसलिए कहा गया, किताब में कई जगह पे ऐसा होगा, ये आप नहीं कर पा रहे, अपने शिक्षक की, अपने बड़ों की मदद लीजिए। इसका ये उद्देश्य होता है जिससे बच्चों के अभिभावकों से बच्चों का जुड़ाव हो, बच्चे उनसे जुड़ें, अच्छी सी चीज़ों को सीखें, उनके अनुभव से ज्ञान को प्राप्त करें, न कि रट रटाई चीज़ों को वो ग्रहण करें। प्राथमिक आयु स्तर के बच्चों के लिए चित्र महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, चित्र से वो हकीकत से जुड़ पाते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। ठीक, अब आगे यहाँ पे देखिए, पाठ्य पुस्तक में बच्चों को विविध प्रकार के अवसर इसलिए दिए जाते हैं जिससे पारस्परिक क्रियाकलापों से बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और इससे मिलकर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें ये अवसर दिया जाता है। फिर है बच्चों, यहाँ पे बच्चे के रचनात्मक कार्यों के लिए बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए जिससे कि वे खुश हों और बहुत प्रेरित भी होते हैं। आप प्रशंसा करेंगे, उन्हें खुशी होगी तो प्रेरित होंगे, जब प्रेरित होंगे तो कार्य को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जब कार्य अच्छे तरीके से करेंगे तो उनका अचीवमेंट, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। अब आगे यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्राथमिक आयु स्तर के बच्चे अपने अपने स्तर से सीखते हैं। फिर है पाठ्य में प्रश्नों तथा क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सूचना अथवा जानकारी को जानना ही नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने विचार का अवसर देना है। समझ में आ रही? प्रश्नों और क्रियाकलापों का उद्देश्य क्या है? सूचना देने के साथ साथ, जानकारी देने के साथ साथ बच्चों को अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर देना है, जिससे कि बच्चे अपने विचार को प्रकट कर सकें, विचार को बता सकें, उनके विचारों को हम समझ सकें। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यहां पे देखिए, एनसीईआरटी 2005 कक्षा 1 और 2 की किताब नहीं छापता है। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? अध्यापकों के लिए, ध्यान दीजिएगा, अध्यापकों के लिए प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? ईवीएस स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजिली ग्रेड्स। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट, एक एक शब्द आपकी एनसीईआरटी की बुक से है, जिसमें एनसीईआरटी की गाइडलाइन, शिक्षाविदों का मानना, एनसीएफ का मानना कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरीके से शिक्षा दी जाए। ठीक है, इस पुस्तक का क्या उद्देश्य है? अब आगे चलते हैं आपकी कक्षा 3 से 5 तक की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की तरफ। उस पाठ्य पुस्तक का जो कंटेंट है उसका लास्ट में फास्ट रिवीजन हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी की 3 से लेकर 5 तक की ईवीएस की पूरी बुक कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोग, केरल में नारियल और ट्रैपियोका की खेती होती है। हांगकांग में सांप को लिंगहू फेन, सांप खाया जाता है और इसकी डिश को लिंगहू फेन कहते हैं। जम्मू कश्मीर में मछली सरसों के तेल में बनाई जाती है और गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। देखिए, असम में बाढ़ आती है, बाढ़ के लिए असम। कक्षा 3 से लेकर के 5 तक ईवीएस की पूरी बुक, एनसीईआरटी की ईवीएस की पूरी बुक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे देखेंगे। 3 से लेकर के 5 तक की पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। 30 में 30 आप लोग स्कोर करेंगे। पेडागोजी हम लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे, केरल में नारियल और ट्रैपियोका की खेती की जाती है और हांगकांग में सांप की जो डिश बनती है, यानी कि सांप के मांस को कहते हैं लिंगहू फेन। जम्मू कश्मीर में मछली जो है किस में बनाई जाती है? सरसों के तेल में बनाई जाती है और गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। और बाढ़ के लिए असम में बाढ़ आती है। अब यहाँ पे देखिए, लद्दाख में ट्रॉली से
ट्रॉली से नदी को पार करते हैं। किससे? ट्रॉली से। केरल में छोटी नाव को हम क्या कहते हैं? वल्लम। वल्लम छोटी नाव को कहते हैं जो कि केरल में चलती है। रेत छोटी गाड़ी होती है जो राजस्थान में होती है। उत्तर की पहाड़ियाँ वाले राज्य हैं, उत्तर की पहाड़ियों वाले राज्य में बर्फ पर चलकर स्कूल जाया जाता है। पहाड़ी इलाके, पथरीले रास्ते आपको कहाँ पे मिलेंगे? उत्तराखंड में मिलेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वे बच्चे देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं। जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। हाथी दिन भर में 2 से लेकर 4 घंटे ही सोता है। और जो हाथी का झुंड होता है उसमें कौन कौन पाया जाता है? हथनियाँ और बच्चे पाए जाते हैं। पूरे वो कितने होते हैं? 10 से 12 के करीब। ये 14 से 15 साल तक एक झुंड में रहते, फिर वो अकेले रहना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट में फास्ट लिखा भी गया है और ये सुपर फास्ट रिवीजन भी है। ध्यान से देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा हम बोल रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर के लोग विश्नोई कहलाते हैं। विश्नोई समाज ये क्या काम करते हैं? पेड़ों की रक्षा करते हैं। यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं जिन्हें रेगिस्तानी पेड़ के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तानी पेड़ किसे कहते हैं? खेजड़ी के पेड़ को। ये इनकी क्या खासियत है? इनमें क्या अनुकूलन पाया जाता है ये जानिए। इनमें क्या अनुकूलन होता है? ज़्यादा पानी इन्हें नहीं चाहिए होता है। इनके पेड़ की छाल की दवा बनाते हैं। पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है और इनके फल की सब्जी भी बनाई जाती है। तो खेजड़ी इतना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्टली शब्द एनसीईआरटी से लिया जाता है, आप सभी जान रहे हैं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, बिहार में, यहाँ देखिए ध्यान से, बिहार में जो मुजफ्फरपुर जिला है वहाँ लीची के पेड़ मिलते हैं। और वहीं पे एक वो चाहा गांव है जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है। आरटीई एक्ट 2009 आप सभी जान रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए समय अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। और मधुमक्खी पालन में जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें, छत्ते में रानी मक्खी जो होती है वो क्या काम करती है? अंडे देने का काम करती है। और नर मक्खी ये काम नहीं करते हैं। अब आगे के चैप्टर से ऐसे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। गांधीधाम, कच्छ, ये सब गुजरात में है। गुजरात में क्या चीज़ स्टेशन पे क्या बिक रहा था, वो चीज़ें लिखने का मतलब है, वो चीज़ें बताने का मतलब है वहाँ की फेमस चीज़ें। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, बटाटा वड़ा, पूरी साग, ये सब यहाँ का फेमस व्यंजन है। कोझिकोड, देखिए यहाँ पे कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में। वलसाड़ गुजरात में है। और मडगांव कहाँ पर है? गोवा में। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, हाँ, केरल में नारियल की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। यहाँ के लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की धोती या साड़ी पहनते हैं। देखिए यहाँ पे केरल में वलियम्मा, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। माँ की बड़ी बहन को यानी कि मासी को क्या कहते हैं? वलियम्मा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वलियम्मा का मतलब है मलयालम की भाषा में अम्मुम्मा का मतलब है नानी को कहते हैं मलयालम की भाषा में, यानी कि केरल में अम्मुम्मा नानी को कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, केरल में नाव को फेरी कहते हैं। जो बड़ी नाव होती, छोटी नाव को क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं। अभी आपने देखा, अब ये बड़ी नाव को फेरी कहते हैं। आगे यहाँ पे देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश में एक समूह विशेष कैंप लगाता है जिसमें 18 साल से कम विवाहित लड़कियों को फिर से कॉलेज भेजा जाता है। करडम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। ये वेट लिफ्टर हैं जो 130 केजी का वेट लिफ्ट करती हैं और ये इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, ज्वाला हीरा वाली ये सब बहनें हैं जो महाराष्ट्र की हैं, कबड्डी खेलती हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। मधुबनी बिहार में है। ये फेमस है, त्योहारों पर चित्र बनाने के लिए दीवार पर ये चित्रकारी करते हैं और पिसे हुए चावल का घोल तैयार करके ये चित्रकारी करते हैं। इनका रंग जो है खास तरह का होता है, नील हल्दी फूलों के रंग का ये प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनती है और केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। इतनी चीजें आपकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे यहाँ पे देखिए, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। घर की लिपाई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। मेनली मिट्टी और गोबर का मिश्रण, इससे लिपाई की जाती है। नेक्स्ट है, सोहना गांव कहाँ पर है? हरियाणा में है। कर्नाटक में प्याज के लिए खेत तैयार किया जाता है, तो उसमें जो जो चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कुदाल को वहाँ पे क्या कहते हैं? खूंटी कहते हैं। हल को कुरिगे कहते हैं। हल को कुरिगे कहते हैं। पहसुल को इलिगे कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया स्थानीय चीज़ों से बच्चों को जोड़ा जाता है। जो पाठ दिया गया है वो मेनली स्थानीय चीज़ों से पाठ को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, गुजरात में कलचड़ी, ये जिसे इंडियन रोबिन कहते हैं, ये घोंसला बनाती है। ये घोंसला जब बनाती है, इसके घोंसले में क्या क्या मिलता है? बाल मिलता है, रुई मिलता है, ऊन मिलता है, ये सब बिछा रहता है। यानी कि इन चीज़ों से ये घोंसला तैयार करती है। क्लियर है? कोयल अपना अंडा कहाँ पे देती है? कौवे के घोंसले में देती है। इससे पहले आप लोगों को 3 से 5 तक की एनसीईआरटी, ईवीएस की एनसीईआरटी सब कुछ हमने डिटेल में बता दिया। शॉर्ट नोट, उसका भी शॉर्ट नोट का भी शॉर्ट नोट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है लास्ट मोमेंट पे, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो सके, आप लोग तैयार कर सकें। अब यहाँ पे देखिए, कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची, यहाँ पे देखिए, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता, जो फाख्ता होता है, कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाता है। गौरैया घर पर, आसपास, अलमारी में, इन सब जगहों पे घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान में घोंसला बनाता है। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, बसंत गौरी चिड़िया गर्मियों में टुक टुक करती है। ये टुक टुक करती है यानी कि ऐसे टुक टुक कर करके पेड़ के तने में गहरा छेद बना देती है और उसी में वो अंडे देती है। यानी कि जो बसंत गौरी है, पेड़ के तने के छेद में वहाँ पे होल करके, छेद करके वहाँ पे अंडे देती है। ये ही उसका घोंसला होता है। दर्जन चिड़िया जो होती है, पत्ते को सी कर अंडे देती है। शकरखोरा ये लटकता हुआ घोंसला बनाती है। और जो वीवर पक्षी होता है, इसमें से नर कई सारा घोंसला बनाते हैं। जो घोंसला मादा को पसंद आता है, मादा उसी को चूज करके उसी में अंडे देती है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये खूब पूछा जाता है, गिलहरी के दांत हमें, बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे भीमासंग, कर्नाटक का जो होलगुंडी गांव है, वहाँ पे भीमासंग है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पे पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा गया। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। असम में माघ बिहू मनाया जाता है 14 और 15 जनवरी को, यानी कि 14 से 15 जनवरी को 2 दिन। तो पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। यहाँ पे देखिए, उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड,
यानी कि छप्पर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भेला घर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरा असम में खाया जाने वाला चावल का एक किस्म है। बोरा असम में खाया जाने वाला चावल का एक किस्म है। केले के पत्ते पर खाना परोसा जाता है, कहाँ पर, असम में। चाय के साथ पीठा खाने का रिवाज है असम में। बोरा चावल, चेवा चावल चावल की किस्में हैं। ताओ कड़ाही को कहते हैं, इसी में चावल को पकाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी, यानी कि यहाँ का पोशाक है, पहनावा है। औरतों का पोशाक क्या है, पाट और मूंगा की मेखला चादर इन्होंने पहन रखी थी। भात शुक्तो, भात शुक्तो किसे कहते हैं, चावल और रस वाली सब्जी, क्या है ये, भात शुक्तो है। लूची और छोला चावल दाल ये खाया जाता है। नेक्स्ट है, गुरुद्वारे में खाना, जो गुरुद्वारे में खाना खिलाया जाता है उसे कहते हैं लंगर। तेलंगाना में पोचमपल्ली एक स्थान है और यहाँ पे रंग बिरंगे धागों से बुनाई की जाती है और इसी के नाम पर पोचमपल्ली साड़ियाँ भी मिलती हैं। कुल्लू की शाल फेमस है। मधुबनी की पेंटिंग फेमस है, मधुबनी जो कि बिहार में है, और यहाँ पे नेचुरल कलर यूज करते हैं और चावल को घोल करके इसकी जो है चित्रकारी की जाती है। असम की सिल्क फेमस है, कश्मीरी कढ़ाई फेमस है। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये सभी फेमस है अपनी अपनी एरिया में। यहाँ पे देखिए मलयालम में चाचा को क्या कहते हैं, चिटप्पन कहते हैं, चाची को कुंजम्मा कहते हैं। अबू धाबी में रेत के टीले मिलते हैं, खजूर के वृक्ष मिलते हैं, नारियल मिलता है। यहाँ की जो मुद्रा है, पैसा को क्या कहा जाता है, दिरहम कहा जाता है। भन्ना मंडी, भन्ना मंडी कहाँ पर है, राजौरी में। राजौरी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट है। लद्दाख, लद्दाख में पॉपुलर का पेड़ फेमस है। किसका पेड़, पॉपुलर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा गया। लद्दाख में पॉपुलर का पेड़ है। लद्दाख में आमाले को अम्मा, आवाले अब्बा, जैसे थोड़ा सा आप निकाल सकते हैं। आवाले को पिता और मेमेले को दादा कहा जाता है। लद्दाख की बात है ये। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे परिवार और मित्र, परिवार और मित्र। अभी मैंने बताया कि पूरे जब पेडागोजी का पोर्शन करा रहे थे, पूरे पाठ्य पुस्तक को कितने पाठ्यक्रमों में बांटा गया, तो 6। उसमें एक था परिवार और मित्र, था ना, उसका भी थीम था, ये 6 थीम है पूरा। तो ये पूरी परिवार और मित्र की उप थीम है, ये 4 उसकी उप थीम है। क्या, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं। यहां पे देखिए ध्यान से, और दूसरा यहाँ पे थीम भोजन है, तीसरा पानी, चौथा आवास, 5वां यात्रा, छठा हम चीजें कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। रेशम कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कैसे पहचानता है, गंध से, कई किलोमीटर दूर उसकी गंध से उसे पहचान लेता है। जब पक्षी दोनों आंखों से एक ही चीज पर देखते हैं तब वो दूरी का अंदाजा लगाते हैं। मछलियां बिजली तरंगों से खतरे को पहचान लेती हैं। यहाँ पे स्लाथ के बारे में देखते हैं। स्लाथ के बारे में देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। स्लाथ पेड़ों पर उल्टा लटक कर मस्ती से सोते हैं और पूरे 24 घंटे में 17 घंटे सोते रहते हैं, और अपने 40 वर्ष के जीवन काल में ये केवल 8 पेड़ों पर ही जाने का ये कष्ट करते हैं, और सप्ताह में एक ही बार ये शौच के लिए नीचे उतरते हैं, ठीक है। गाय कितने घंटे सोती है, 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे। बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना देख सकता है बेहतर, 6 गुना, ठीक है।
बाघ मूत्र की गंध से एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि ये इलाका किसका है। अगर बाघ अपने मूत्र को त्याग करता है तो दूसरा बाघ पहचान जाता है कि ये इलाका बाघ का है और इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे सपेरों को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। सपेरों को कालबेलिया कहते हैं। वीन, तुम्बा, खजरी, ढोल ये सब सूखी लौकी के बनते हैं। हमारे देश में 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं: नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कालाहांडी। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये किसके लिए फेमस है? चावल के उत्पादन के लिए। चावल का उत्पादन यहाँ पे होता है। आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को क्या कहते हैं? मामिडी तांड्रा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्रयोग था। चने के अंकुरण के प्रयोग में कमरे का तापमान नमी की वजह से समय में अंकुरण में अंतर आ सकता है। कमरे का तापमान और नमी कैसे है उसी के अकॉर्डिंग इसके अंकुरण में ज़्यादा या कम समय लगता है। शिकारी पौधे क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े, चूहे, छोटे जीवों का ये शिकार करते हैं। इन्हें शिकारी पौधे का उदाहरण एक है नेपेंथीज। आपके एक किताब में एक ही उदाहरण है नेपेंथीज। ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, और भारत में किस राज्य में? मेघालय में ये पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। स्विट्जरलैंड के वेल्क्रो साहब, यहाँ पे ध्यान से एक मिनट थोड़ा सा। स्विट्जरलैंड वेल्क्रो जो थे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। और इन्होंने ही सैंडल जो चिपकाई जाती है, ऐसे चरचर की आवाज़ होती है, सैंडल ऐसे चिपका दिया जाता है, बैग चिपका दिया जाता है, तो वो जो आवाज़ होती है आप समझ रहे हैं ना, तो सैंडल का जो चिपकाना है उसे कहते हैं वेल्क्रो कहते हैं। इन्हीं के नाम पे उसे वेल्क्रो कहा जाने लगा। ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। सोयाबीन की फलियां पककर अपने आप छिटक जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे मिर्ची कहाँ से आई है? पुर्तगाल देश के लोग इसे दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। यानी कि मिर्ची कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से। मिर्चा, मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर ये सब कहाँ से आए? दक्षिण अमेरिका से। भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। गोभी और मटर यूरोप से। सोयाबीन चीन और अमेरिका से। यहाँ पे देखिए सर, यानी कि सर का मतलब क्या होता है? तालाब। घड़सी सर का मतलब जैसलमेर के राजा का नाम था घड़सी, यानी कि उनका तालाब। अलबरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। और 1973 में डाक टिकट अलबरूनी के नाम पे जारी किया गया था। बावड़ी किसे कहते हैं? सीढ़ीदार तालाब को बावड़ी कहा जाता है। 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में दड़की माई थी जिन्होंने तरुण भारत संघ की स्थापना की। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है जिसमें 300% तक नमक पाया जाता है। गांधी जी की दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 1930 में, 1930 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला पॉइंट है मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है। इसका नाम है मादा एनाफ्लीज। मलेरिया की दवा सिनकोना के पेड़ से मिलती है। और सिनकोना के पेड़ का कौन सा भाग यूज किया जाता है? उसकी छाल। सिनकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है? खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। अनीमिया रोग में क्या होता है? खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है। और ये कैसे रिकवर करेंगे, कैसे सही करेंगे? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां ये सब खाने से आयरन की कमी नहीं रहती, यानी कि इसमें आयरन पाया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कोई व्यक्ति, किसी डॉक्टर ने सलाह दी कि आप खाने में गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें, तो वो व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो आपके विकल्प में अनीमिया का ऑप्शन था, तो अनीमिया ही आपका सही होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए मच्छरों के बच्चे पानी में अंडे देते हैं जिससे आगे बाद में लार्वा पनपता है। मक्खियों से
पेट की बीमारी होती है। किसकी बीमारी? पेट की बीमारी होती है। मलेरिया का मच्छर, इसका रंग कैसा होता है? भूरा और पंख छींटेदार होते हैं। रोनाल्ड रास को 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था मलेरिया के क्षेत्र में खोज से संबंधित। अब यहाँ पे देखिए, पिटान को क्या कहते हैं? खूंटा कहते हैं। स्लिंग को एक तरह का ये हुक है। पर्वत चढ़ना उतरना क्या कहलाता है? रैपलिंग कहलाता है। यहाँ पे देखिए, गढ़वाल के नाकुरी गांव में बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था, जन्म स्थान है। 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, जिनमें उनके साथ 18 लोग थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पूरे 18 लोग और 7 महिलाएं थी। 23 मई 1984 को, ठीक है, 1:07 PM पर ये एवरेस्ट पे पहुंची और 43 मिनट तक वहां पे रही। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे सुनीता विलियम्स 6 महीने अंतरिक्ष में रही। 360 किलोमीटर की दूरी पर यह अंतरिक्ष था। आपकी बुक में यही लिखा, 360 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स 6 महीने तक रही। वहाँ पे बाल खड़े हो जाते हैं और पानी के बुलबुले ऊपर तैरते रहते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीज तेज गति से चलती मिले तो वह उपग्रह हो सकती है। तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। और कोई चमकती चीज तेज गति से चलती मिले तो वह उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा, उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। क्लियर है? अब आगे यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग 1969 को चांद पर गए। विज्ञान और गणित जिंदगी से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तेल में क्या क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, खनिज तेल है। जो निकाला गया तेल होता है कैसा होता है? गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है। उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर तेल रिफाइनरी के द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है, जिसमें तेल से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये सब प्राप्त होता है। और इसी से LPG, मोम, कोल तार और ग्रीस भी इसी से ही मिलता है। अब आगे यहाँ पे देखिए, लोनर मोटरसाइकिल को कहते हैं। अंग्रेजी में इसका मतलब होता अकेला। लेह में गली में सुंदर सफेद पत्थर के मजबूत घर मिलते हैं। लेह में झूले झूले जो कहा जाता है उसका मतलब होता है यानी कि स्वागत स्वागत। लकड़ी की सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर ले जाया गया, यानी कि लकड़ी की सीढ़ियों से ही दूसरी मंजिल पे चढ़ा जाता है। क्लियर है? अब अगला पॉइंट ये देख लेते हैं। लेह में नीचे की मंजिल पर जानवर रहते हैं और ऊपर परिवार रहते हैं। सर्दियों में परिवार भी जानवरों के पास नीचे ही चले आते हैं। और नीचे की जो मंजिल होती है, नीचे का जो घर होता है, वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं पाई जाती। ये खासियत है। घर से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, आवाज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म नहीं होते, जैसे कि लेह है। ये रेगिस्तान है लेकिन गर्म और रेतीला नहीं है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया। नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की भी नहीं थी, यानी कि नीचे की मंजिल पर इनके घरों में कोई खिड़कियां नहीं होती जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता है। इवन ठंडियों में ये लोग भी जानवरों के पास ही चले आते हैं नीचे के मकान में। छतें कैसी होती है? समतल होती हैं। और यहाँ पे छत पर लाल मिर्च, सीताफल, मक्का सूखने के लिए रखा गया था, यानी कि यहाँ पे लाल मिर्च, सीताफल और मक्का मिलता है, इसी की खेती होती है। चांगपा 5000 लोगों का एक समूह होता है जो घुमंतु लोग होते हैं, जो भेड़ बकरियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। चांगपा, यहाँ पे देखिए, चांगपा लोग खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनसे पश्मीना ऊन तैयार की जाती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी उतने ही बाल नरम होते हैं, इसीलिए ये लोग ऊंचाई पर रहते हैं। अपने टेंटों को ये क्या नाम देते हैं? रेबो कहते हैं। इनके जो टेंट होते हैं जिसमें वो रहते हैं, इनका नाम क्या है? रेबो है। चांगपा की भाषा में भाग चांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां कम लोग रहते हों। तो भाग चांग का मतलब है कि जहां पे कम लोग रहते हैं। पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। ठीक है, जो पश्मीना ऊन से बनाई जाती है।
यहाँ पे देखिए रेबो के पास ही, रेबो के यानी कि जो उनका टेंट है, उनके टेंट को क्या कहा जाता है? रेबो। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों का घर था, जिसे चांगपा लोग क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। यानी कि जो रेबो के पास भेड़ बकरियों का घर था उसे क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। रोज बकरियों को चराने का काम कौन करती है? औरतें और लड़कियां करती हैं। ठीक है। श्रीनगर में घर कहाँ पे बनते हैं? पहाड़ पर और पानी में भी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डल झील की नाव, डल झील में जो नाव चलती है उसे क्या कहते हैं? शिकारे कहते हैं। कश्मीरी लोग रोटी घर पर नहीं बनाते, ये कहाँ से खरीदते हैं? बेकरी से खरीदते हैं। अब यहाँ घरों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। हाउस बोट, इनके अंदर लकड़ी की छत की नक्काशी की जाती है। इसमें एक खास डिजाइन होती है जिसे कहते हैं खत्म बंद, जो जिक्सा पजल जैसा दिखाई देता है। पजल जो एकदम से जिक्सा पजल आप देखे होंगे, जिक्सा पजल जहाँ पे ऐसे घोंच पोंछ होता है। पुराने घरों की खासियत, यहाँ पे जालीदार खिड़कियाँ होती हैं, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डव कहते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है वोट की तरह डोंगे, वोट की तरह डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। जो डोंगे होते हैं पानी में तैरते रहते हैं। कहाँ पर? डल झील और झेलम में। इसमें भी परिवार रहते हैं, एक तरीके से घर है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक घर, कश्मीर के गांव में ऐसा घर देखने को मिलता है जिसमें पत्थर के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत कैसी होती है? ढलवा होती है। पुराने घर किससे बने होते हैं? पत्थर, ईंट, लकड़ी को मिलाकर के बनते हैं। दरवाजों खिड़कियों पर क्या बने होते हैं? मेहराब बने होते हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन होती है, ऐसे। ठीक, ये देखिए ऐसे खासियत है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, खूब पूछा भी जाता है। गुजरात का कच्छ इलाका, यहाँ पे भुज का भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये कहानी किसने लिखी? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है। ध्यान दीजिएगा, सांस गर्म होती है, शीशा ठंडा है, इसीलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती। शीशा ठंडा है, सांस गर्म है, तो यहाँ पे जब ठंडे के पास ये गर्म वाली जाएगी सांस, यानी कि वाष्प के रूप में जाती है, तो फिर यहाँ जैसे ही जाती है ठंडी होकर के ये बूंद बन जाती है। ठीक है, संघनन की प्रक्रिया हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए बाजरा, बाजरा गुजरात के बानगांव में मिलता है। सूखी लौकी को मिट्टी से लेपकर उसमें बीजों को रखा जाता है। ऊधियू, देखिए ध्यान से, ऊधियू, उधियू, उधियू का गुजरात में मतलब होता है उल्टा। इसी से आपको मतलब क्लियर समझ में आएगा। गुजरात में उधियू का मतलब क्या होता है? उल्टा। अब यहाँ पे मटके में सब्जी भरकर, मटके में सब्जी भर दी गई, फिर मटके को उलट कर, उधियू यही मतलब है कि उलट करके सब्जी पकाई जाती है। मटके में सब्जी भरकर मटके को उल्टा रखकर सब्जी पकाना, ये क्या कहलाता है? उधियू। गुजरात में उधियू का मतलब होता है उल्टा। गुजरात में सूत की कताई बुनाई होती है। अब यहाँ पे देखिए केचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं। जमीन पोली हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, इससे केचुए के मल से, और इन केचुए के मल से जमीन उपजाऊ होती रहती है। तो इस तरीके से किसान के मित्र कहे जाते हैं, कौन? केचुए। अब यहाँ पे देखिए चमकता सितारा, उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल ली। अब यहाँ पे देखिए साझा बैंक, जंगल को साझा बैंक कहते हैं, जिस पर सबका अधिकार हो, वो क्या होता है? साझा बैंक। सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित है। जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित है सूर्यमणि, जो कि झारखंड के हैं। कुडुक समाज, ये लोग आदिवासी हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? झारखंड में। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? तोरांग का मतलब जंगल होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
जमीन के नीचे से पानी निकालना या खनिज निकालना, समुद्र से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल, ये सभी साझा बैंक या खजाने हैं जिस पर सभी का समान अधिकार है बिना रोक टोक के। ये प्राकृतिक संसाधन। जंगल अधिकार कानून कब पारित हुआ? 2007 में। जो लोग 27 साल से रह रहे हैं जंगल में, उन्हें वहां से हटाया ना जाए। ये जंगल अधिकार कानून के तहत है। जंगल पर उनका अधिकार हो जाता है, उनका अधिकार है, इसीलिए उन्हें जंगल से ना हटाया जाए अगर वो 25 साल से रह रहे हैं तो। एल्यूमिनियम खानों से प्राप्त होता है। बांस के कप, यहाँ पे देखिए बांस के कप कहाँ मिलते हैं? मिजोरम में। जमीन को साझा मानकर सभी को बारी बारी से खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में झूम की खेती की जाती है और जो जमीन की माप होती है, 3 जमीन की माप है मेनली। झूम खेती में क्या होता है? झूम खेती में फसल कटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां पे घास फूस, बांस, ये सभी जम जाते हैं। बाद में इन्हें हम क्या करते हैं? जला देते हैं। और यहाँ पर मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल, इन सभी की खेती होती है। लेकिन चावल मुख्य फसल है। कहाँ का? मिजोरम का। मिजोरम में झूम खेती होती है। पीठ पर लाद कर फसल को ले जाते हैं। फसल पकने पर त्योहार मनाया जाता है, साथ में खाना खिलाया जाता है। चेराओ नाच भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस नाच में क्या होता है? इस नाच में जमीन पर बांस के डंडी लेकर के दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच कतार में लोग कूदते हैं। मिजोरम में अगला पॉइंट है, मिजोरम में 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, पत्तों की सीटियाँ बच्चे यहाँ पे बनाते हैं। बच्चे पत्तों की सीटियाँ बनाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। 1822 में इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। पूरन पोली किसे कहते हैं? चने की दाल की मीठी पूरी या रोटी को पूरन पोली कहते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होती है। मेनली इसमें चने की दाल की मीठी पूरी बनती है। मुकादम कर्ज वसूल करने वाले लोग होते हैं, मुकादम। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका पूरा ईवीएस, एनसीईआरटी का पूरा ईवीएस आपका 3 से लेकर के 5 तक हो जाता है कंप्लीट। पूरा फास्ट रिवीजन के तौर पे हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है। पेडागोजी प्लस कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो गया आप सभी के लिए। तो 30 में 30 पाने वाला ये वीडियो था। आप लोग हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कम से कम आप लोग हमें एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे, एनसीईआरटी कोई भी सब्जेक्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत आप लोग रिप्लाई करेंगे। जितना ज़्यादा जिस सब्जेक्ट के लिए कमेंट होगा उसी की वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग जब भी कहेंगे, जैसे भी आपको नेक्स्ट डे वो वीडियो मिलेगा। तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एग्ज़ाम से पहले कुछ भी कहते हैं तो आपको एग्ज़ाम तक हम अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश कराएंगे। तो चलिए आज के सवाल की तरफ आ जाते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए, डल झील में नाव को क्या कहा जाता है? नाव को क्या कहते हैं? डल झील में नाव को क्या कहा जाता है? विकल्प आप सभी के सामने है, वल्लम, फेरी, शिकारे, कोयने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा कमेंट करके। अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखा होगा, क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा, पॉइंट्स को ध्यान से समझा होगा, तो आप लोग रिप्लाई जरूर कर पाएंगे। तो आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। फटाफट से आप लोग वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके भर के कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।